कानपुर के पास एक छोटी सी गांव में सरिता अपने बेटे चिंटू और पति रमेश के साथ रहती थी। सरिता का पति रमेश काफी दिनों से बीमार था और वो कुछ काम नहीं कर सकता था। सरिता का पति पहले सब्जियां बेचने का काम करता था। वो अपने घर के साइड में एक छोटी सी जगह में सब्जियां उगाकर बेचा करते थे। अब जब से सरिता का पति बीमार है, सरिता सब्जी बेचा करती है। सरिता सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम करती है, फिर अपने पति रमेश को नहला धुलाकर उसे खाना खिलाती है, बेटा चिंटू को स्कूल पहुंचाती है और उसके बाद बगीचे से सब्जियां तोड़कर सब्जी का ठेला बाजार में जाकर लगाती है और चिल्ला चिल्ला कर सब्जियां बेचती है। सब्जी ले लो सब्जी, सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, ताजी ताजी सब्जी, लौकी भिंडी गोभी ले लो सब्जी ले लो। सरिता की सब्जियां बहुत ताजी होती हैं, इसीलिए उसकी सब्जियां रोज ही शाम तक सारी बिक जाया करती थी, क्योंकि गांव के सभी लोगों को पता था कि सरिता बहुत ही मेहनत से और ईमानदारी से अपने घर के बगीचे में सब्जियां उगाया करती है। एक दिन सरिता खाना पका रही थी, तभी रमेश उससे कहता है, सरिता, मेरे कारण तुम्हें बहुत मुसीबत झेलनी पड़ रही है ना? मेरा भाग्य कितना खराब है। मैं अपनी पत्नी और बेटे की भी देखभाल नहीं कर सकता। कैसे मैं पलंग पे पड़ा हूँ और तुम दिन रात मेहनत कर रही हो, मेरा भी ध्यान रख रही हो, चिंटू का भी ध्यान रख रही हो और घर का खर्चा चलाने के लिए सब्जियां भी बेच रही हो। सरिता, मुझे तो मेरे भाग्य पर बहुत अफसोस होता है। अरे आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? भाग्य बहुत अच्छा है हमारा। पहले तो आप काम करते थे ना, अभी 1-2 महीने से आप बेड पर हो, तो क्या आपका भाग्य खराब हो गया? भगवान की दया से मेरा भाग्य इतना अच्छा है कि मेरा सुहाग मेरे साथ है। भले वो जीवन भर पलंग पे पड़े रहे, पर उसका साथ मेरे लिए बहुत जरूरी है। आप चिंता मत करिए, मैं मेहनत करके थकती नहीं हूँ। मैं तो खुश हूँ कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ कि आपका, चिंटू का और हम सबका ध्यान रख सकूं, और भगवान इसमें मेरा साथ भी देते हैं। आप ज्यादा मत सोचिए, खुश रहिए और कोशिश करेंगे हम कि आप जल्दी ठीक हो जाएं। दोनों पति पत्नी बात करते हैं, तभी चिंटू अंदर आता है। माँ, खाना बन गया क्या? जल्दी से खाना लगाओ, भूख लगी है। हाँ चिंटू बेटा, बैठो, मैं तुम्हें और तुम्हारे पापा के लिए खाना लगाती हूँ। सभी लोग बैठकर खाना खाते हैं और खाना खाकर सरिता घर के सारे काम निपटाकर सो जाती है। उसी रात जब सरिता गहरी नींद में सो रही होती है, उसके सपने में यमराज आते हैं और यमराज कहते हैं, ह ह ह ह सरिता, उठो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं यमराज हूँ, तुम्हारा दिन आ गया है, चलो मेरे साथ। यमराज को देखकर सरिता घबरा जाती है और कहती है, नहीं नहीं महाराज, ऐसा मत करिए,
मेरा चिंटू बहुत छोटा है और उसके पापा वो भी अभी कुछ नहीं कर सकते। मुझे कुछ समय दे दीजिए ताकि मेरे पति ठीक हो जाएं और मेरा चिंटू, उसके लिए मैं कुछ पैसे जमा कर सकूं। अभी मैं इन्हें छोड़कर नहीं जा सकती। कृपया मुझ पर दया करें और मुझे कुछ समय दे दीजिए। यमराज कहते हैं, अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें 6 महीने का समय देता हूँ। आज से ठीक 6 महीने बाद इसी समय मैं तुम्हें लेने आऊंगा और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। याद रखना, तुम्हारे भाग्य में इतना ही जीवन लिखा है और भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं है। हाँ हाँ यमदेव, मैं आपके साथ चलूंगी। अभी आप मुझे क्षमा कर दीजिए। ऐसा कहकर यमराज वहां से चले जाते हैं। सुबह जब सरिता की नींद खुलती है तो सरिता भगवान के आगे हाथ जोड़ती है और कहती है, भगवान आपने मुझे कुछ समय दिया है। मैं इस समय का पूरा उपयोग करूंगी और पूरी मेहनत करूंगी ताकि मैं कुछ पैसे जमा कर सकूं और अपने पति को ठीक कर सकूं। अब सरिता पहले से भी ज्यादा मेहनत करती। वो और ज्यादा सब्जियां उगाती और ज्यादा सब्जियां बेचती। वो ज्यादा समय तक बाजार में चिल्ला चिल्ला कर सब्जियां बेचती। सब्जी ले लो, ताजी ताजी सब्जी ले लो। और कभी अगर उसकी सब्जी बच भी जाती तो वो इधर उधर घूम घूम के सब्जियां बेचती। रात में जब सरिता घर आती है तो रमेश उससे पूछता है, सरिता, आजकल तुम इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? तुम थक जाओगी, बीमार पड़ जाओगी। देखो, तुम्हें तुम्हारा भी ध्यान रखना चाहिए। हाँ जी, आप मेरी चिंता मत करिए, बस आप जल्दी से ठीक हो जाइए। सरिता रमेश को भी अच्छे डॉक्टर को दिखाती और अच्छे से दवाइयाँ करवाती और ज़्यादा मेहनत करके पैसे भी बहुत कमाती। पर भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है। सरिता के पड़ोस में रहने वाला मोहनलाल सरिता की तरक्की से बहुत जलता है और वो पूरे गांव में झूठी अफवाह फैलाने लग जाता है। अरे भाई, तुझे पता है, मैंने देखा कल सरिता अपने खेत में सब्जियों में इंजेक्शन लगा रही थी। वो सब्जियां बड़ी करने के लिए और अमीर बनने के लिए अपनी सब्जियों में केमिकल डालती है। यह अफवाह धीरे धीरे पूरे गांव में फैल जाती है और अब सरिता सब्जी बेचने जाती है और चिल्ला चिल्ला कर सब्जी बेचती है। सब्जी ले लो, सब्जी, ताजी ताजी सब्जी। आज सरिता के ठेले पर कोई भी नहीं आता, सब उसके सामने से निकल जाते। सरिता हैरान थी कि क्या हो गया है अचानक से। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। आज उसके ठेले से एक सब्जी ना बिकी। सरिता उदास मन से घर गई। रमेश सरिता को देखकर समझ गया कि आज कुछ तो बुरा हुआ है। उसने सरिता से पूछा, क्या हुआ सरिता? आज तुम इतनी उदास क्यों हो? नहीं जी, कुछ नहीं, आप चिंता मत करिए, सब ठीक है। कुछ तो हुआ है। क्या अब तुम्हारा पति इस लायक भी नहीं कि तुम मुझसे परेशानियां बता सको? अरे नहीं नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। बस आज कोई ग्राहक नहीं आया, मेरी एक सब्जी नहीं बिकी। जहां मेरा पूरा ठेला खाली हो जाया करता था, आज एक सब्जी नहीं बिकी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। सरिता, मुझे लगता है अपना पड़ोसी मोहनलाल है ना, उसी की कोई चाल होगी। वो हमेशा ऐसा ही करता है। वो बहुत जलता है हमसे। तुम पता करो गांव में कि आखिर बात क्या है। हाँ जी, मैं अभी मेरी सहेली बिमला के घर जाती हूँ। बिमला से पूछती हूँ गांव के लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं।
सरिता उसी वक्त बिमला के घर जाती है और बिमला से पूछती है, बिमला बहन, तू तो मेरी पक्की सहेली है ना। आज तू भी मेरे ठेले के सामने से निकल गई, तूने मुझसे एक सब्जी नहीं ली। क्या बात है बिमला, मुझे बता। सरिता, मोहनलाल ने सारे गांव में यह बात फैलाई है कि तू अपनी सब्जियों में इंजेक्शन लगाती है उन्हें बड़ा करने के लिए जल्दी, और तू ज्यादा माला माल बनने के चक्कर में सब्जियों में पता नहीं कौन कौन से केमिकल डालती है। केमिकल इंजेक्शन? बिमला ये क्या बोल रही है? मुझे तो इन सब चीजों का कुछ पता ही नहीं है। मैं तो कुछ भी नहीं डालती हूँ अपनी सब्जी में, वही घरेलू खाद डालती हूँ और अपने हाथों से कटाई बुनाई निदाई सब कुछ करती हूँ ताकि मेरी सब्जियां स्वादिष्ट, टेस्टी और साथ ही साथ पौष्टिक रहें। हाँ सरिता, मुझे तेरी बात पर विश्वास है, पर मोहनलाल ने ऐसी अफवाह फैला रखी है। बिमला तू मेरा साथ देगी ना? हाँ सरिता, मैं तेरा साथ दूंगी। हम दोनों मिलकर सारे गांव वालों को बताएंगे कि मोहनलाल ने मेरे खिलाफ चाल चली है और मेरी सब्जियां एकदम पौष्टिक हैं। हाँ ठीक है। सरिता और बिमला एक एक करके सारे लोगों को बताती हैं कि मोहनलाल ने झूठ कहा था और सरिता की सब्जियां अच्छी है। सरिता की बात पर लोग विश्वास कर लेते हैं क्योंकि सभी लोगों को पता था कि कहीं ना कहीं मोहनलाल सरिता और रमेश से बहुत ईर्ष्या करता है। अब दूसरे दिन जब सरिता सब्जियां बेचने जाती है और चिल्लाना शुरू करती है, सब्जी ले लो, सब्जी ताजी ताजी हरी हरी सब्जी, घर की बनी पौष्टिक सब्जी, केमिकल वेमिकल ये क्या होते हैं मुझे नहीं पता, मैंने कोई केमिकल नहीं डाला। जलने वाले लोग ऐसी अफवाह फैलाते हैं, मेरी सब्जी तो पौष्टिक है, सब्जी ले लो सब्जी। ये सुनकर फिर से लोग सरिता के ठेले पर आने लगते हैं और कहते हैं, अरे बहन जी, हमें पता है आपकी सब्जियां बहुत अच्छी होती हैं, उनका टेस्ट ही अलग आता है, आप इतनी मेहनत से जो उगाती हैं। हाँ भाई साहब, मैं कोई केमिकल नहीं डालती, आप किसी की बात में नहीं आइएगा। हाँ हाँ बहन जी, हम आपसे ही सब्जी लेंगे। आज सरिता खुश होती है क्योंकि उसकी सारी सब्जियां बिक जाती हैं और जब घर जाती है तो रमेश पूछता है, आज तो तुम बहुत खुश लग रही हो, लगता है सब लोगों को तुम्हारी बातों पर विश्वास हो गया है। हाँ जी, मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, इसलिए मैं जल्दी से जल्दी बहुत पैसे कमाना चाहती हूँ। समय नहीं है? ये क्या कह रही हो तुम? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मेरे मुंह से बस ऐसे ही कुछ भी निकल गया था। चलिए मैं खाना बनाती हूँ। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता है और वो रात आ जाती है, 6 महीने बाद की रात, जब यमराज ने सरिता से कहा था कि आज के दिन मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। आज सरिता घर में सबके लिए खीर, पूड़ी, हलवा, अच्छे अच्छे पकवान बनाती है, अपने पति को खिलाती है, अपने बेटे को खिलाती है और खुद भी खाती है। सरिता बहुत से पैसे इकट्ठे कर लेती है और उसका पति रमेश वो भी अब बहुत अच्छा हो जाता है, चलने फिरने लगता है। अब सरिता को कोई चिंता नहीं थी, यमराज के साथ जाने के लिए अब वो तैयार थी। उस रात सरिता अपने पति और बेटे से बहुत बातें करती है, बेटे को कहानी सुनाकर सुलाती है और अपने घर को अच्छे से निहार कर और फिर सो जाती है। जब वो गहरी नींद में होती है, यमराज उसके सपने में दोबारा आते हैं और कहते हैं, सरिता, अब तैयार हो तुम? चलो मेरे साथ। सरिता कहती है, हाँ यमदेव, अब मैं तैयार हूँ। आपने मुझ भाग्यशाली को 6 महीने का समय दिया, उसमें मैंने सारे काम अपने कर लिए हैं। मेरे पति रमेश अब बिल्कुल ठीक हैं, वो मेरे चिंटू का ध्यान रख सकते हैं और मैंने इतने पैसे जमा कर दिए हैं कि चिंटू आराम से अपनी पढ़ाई लिखाई कर सकता है। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, अब मैं आपके साथ चल सकती हूँ। यमराज
सरिता की बातें सुनकर बहुत खुश होते हैं और कहते हैं, सरिता, आज तुमने अपनी मेहनत, ईमानदारी और प्रेम से अपना भाग्य बदला है। मैं तुम्हें जीवन दान देता हूँ। आज मैं तुम्हें ले जाने नहीं आया। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। स्वयं विष्णु ने मुझे ये आदेश दिया है कि मैं तुम्हें जीवन दान दूं। तुमने अपनी मेहनत, ईमानदारी और प्यार से अपना भाग्य बदल लिया है। कहते हैं, भाग्य का लिखा कभी मिटता नहीं, पर तुमने अपना भाग्य का लिखा मिटाया है। सरिता बहुत खुश होती है और जब सुबह उठती है तो आज की सुबह उसे एकदम नई सुबह लगती है। उसे लगता है आज ही उसका जन्म हुआ है। अब तीनों पति पत्नी खुशी खुशी अपना जीवन बिताते।